नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं दीपक राणा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसा कि प्यारे दोस्तों, कल हमने मैथ के अंदर परसेंटेज टॉपिक के बारे में पढ़ा था। मैं परसेंटेज के ऊपर पहले ही प्यारे दोस्तों कल की वीडियो के अलावा 3 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने पहली ही वीडियो में आपको परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हो। और इसी के साथ प्यारे दोस्तों, हम परसेंटेज का आज करने वाले हैं 5th पार्ट, जिसमें हम थोड़े से आज हाई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे भी। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ प्यारे दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं वो सभी के सभी हम RS अग्रवाल से कर रहे हैं। मुझे आशा है प्यारे दोस्तों आप सभी के पास RS अग्रवाल का मैथ होगा, आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर सकते हो। तो इसी के साथ प्यारे दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पोर्टेंट थिंग प्यारे दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चंस की जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, यदि आपके पास मैथ वगैरह नहीं है तो मैं इन क्वेश्चन का PDF के रूप में डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक दे दूँगा। आप उन PDF से यहाँ वीडियोस को देखकर अपनी प्रैक्टिस लगा सकते हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हम आज का 5th पार्ट परसेंटेज का। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं हम, प्रतिशत या प्रतिशतता भी बोल सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, आइए पढ़ते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन को यानी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। इसने कहा है एक दुकानदार 45 रुपये में एक कॉपी बेचता है। मीन्स जो दिया गया है हम साथ के साथ लिखते चलते हैं उसको। एक कॉपी का जो मूल्य है वो कितना दिया गया है आपको, वो दिया गया है 45 रुपये भाई। आगे पढ़िए भाई इसमें तथा 4% का लाभ कमाता है। जब वो एक कॉपी को बेचता है तो एक कॉपी पर कितने का लाभ कमा रहा था भाई, आप बोल दोगे 4% का लाभ कमा रहा था। नेक्स्ट आगे क्या दिया है, वह एक पेंसिल बॉक्स 80 रुपये में बेचता है भी। यानी एक क्या है आपके पास, पेंसिल का बॉक्स है भी। ये भी हम यहाँ पे साथ के साथ लिख लेते हैं भी। और इसको कितने रुपए में बेच रहा था, आप बोल दोगे 80 रुपये में। और इसके लिए कंडीशन क्या दी है इसने, 80 रुपये में बेचता है और इस पर 20% का वो लाभ कमाता है भी। यानी इसका जो प्रॉफिट है यानी लाभ है वो कितना है, इस पे 20% का है। आगे पढ़िए प्यारे दोस्तों, यदि वह प्रतिदिन 10 कॉपियाँ तथा 6 पेंसिल बेचे, यानी प्रतिदिन की जो उसकी सेलिंग है भाई, मतलब प्रतिदिन वो कितना सेल करता है। इसने क्या बोला कि वो प्रतिदिन 10 तो कॉपी बेचता है, और क्या बेचता है भाई, 6 पेंसिल के बॉक्स बेचता है। पेंसिल बॉक्स बेचता है। एंड आगे क्या दिया है इसमें, तो 2 सप्ताह में वह कितना लाभ कमा लेगा। निकालना क्या है आपको इसमें, 2 सप्ताह का लाभ बताना आपको कितना कमाएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। अब देखिए वो आपको क्या बताना था कि भाई वो 2 सप्ताह में कितना लाभ कमाएगा। अब वो एक दिन में, प्रतिदिन का मतलब क्या होता है, एक दिन में कितनी कॉपियाँ बेच रहा था, आप बोल दोगे 10। अब 2 सप्ताह का मतलब क्या होता है, मुझको बताइए। एक सप्ताह में हमारे पास दिन कितने होते हैं, आप बोलोगे 7। तो 2 सप्ताह में दिनों की संख्या कितनी होगी मेरे पास, 14 दिन हो गए। यदि मैं बात करूं कि भाई 14 दिन में वो कितनी कॉपियाँ बेच देगा, यदि एक दिन में वो 10 बेच रहा है
तो भाई हम बोल देंगे वो 14 दिन में कितनी कॉपियाँ बेच देगा, हम गुणा कर देंगे 14 गुणा में 10, यानी 140 कॉपियाँ क्या कर देगा वो, सेल कर देगा भाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि वो पेंसिल बॉक्स कितने बेच देगा 2 सप्ताह में। आप बोलोगे हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं 14 की 6 से, तो 14 6 कितना हो जाएगा आपके पास, वो 84 कितनी क्या बेच देगा, पेंसिल बॉक्स बेच देगा। जैसा इसने बोला था हमने अभी तक वैसा किया, मतलब 14 दिन के अंदर जो उसकी सेलिंग है, मतलब कॉपियों को बेचने का जो विक्रय मूल्य है, या फिर खाली जितने वो ऑब्जेक्ट बेचता है वो कितने थे 140, और जो पेंसिल बॉक्स थे भाई 2 सप्ताह के अंदर कितने बेच देगा, आप बोल दोगे भाई 84 बेच देगा। अब यहाँ पे शुरू में आइए, जो एक कॉपी का मूल्य कितना दिया है 45 रुपये। अब मुझको बताइए कि 140 कॉपियों का मूल्य कितना होगा, तो आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे 140 की किससे, 45 से। अब आप 140 के 45 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको कितना मिलेगा, मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, 1 0 आपका ST लगा दो, 14 पंजे 70, यहाँ 7 बचेगा। अच्छा 14 चौके 56, और 56 और 7 कितना हो जाएगा आपके पास, यह बोल दोगे आप 6300 रुपये। मतलब कि इन 140 कॉपियों का जो कुल मूल्य है या फिर सेलिंग प्राइस है आपके पास कितना आ गया, 6300 रुपये आ गया। अब चलते हैं हम पेंसिल की तरफ। एक पेंसिल बॉक्स का जो मूल्य था कितने रुपये था, 80 रुपये था। तो हम उसको बताइए भी 84 का कितना होगा, तो हम उसको बोल दोगे 84 गुणा में 80 भी। तब इसको हम सोल्व करते हैं, 1 0 की 1 0, 8 चौका 32, यहाँ 3 बचेगा, 8 8 64, और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 67, मतलब 6720 रुपये क्या आ गया हमारे पास, इन 84 पेंसिल बॉक्स का सेलिंग प्राइस आ गया। अब देखिए प्यारे दोस्तों, तो आपको बताना क्या था कि भाई 2 सप्ताह में कितना लाभ कमा लेगा। अभी इसने क्या दिया था आपको कि वो एक कॉपी पर कितना लाभ कमा रहा था, 4% का। तो मुझको बताइए कि इस 6300 जो उसने क्या की है, ये कॉपियाँ बेची है अभी कितने रुपए की, 6300 रुपये की, तो इन पे कितना लाभ कमा लेगा, यानी हम यहाँ लिखते हैं कॉपियों पर लाभ उसका। देखिए प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये डिटेल से करा रहा हूँ, आपको ये इतनी चीज़ें लिखनी नहीं है एग्जाम के अंदर, आपको ये दिमाग में ही सोल्व करनी है, बस आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए, सिर्फ मैं इसलिए इसको इतना बड़ा करके आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर कॉपियों पर लाभ कितना होगा, एक कॉपी पर तो था 4%, जिसका एक कॉपी का मूल्य दिया था 45 रुपये, तो यानी यहाँ से हमारे पास 140 कॉपियों का मूल्य कितना आया 6300, तो इस पर कितना लाभ कमा देगा वो, आप निकाल दोगे 6300 का 4%, यानी जितना लाभ आ जाएगा वो निकाल सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करते हैं, कितना बचेगा आपके पास, 4 तिये 12, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 6 चौके 24 और 1 25, तो यानी कितना आया आपका 252 रुपये, मतलब 6300 रुपये पर वो कितना लाभ कमा रहा था, 252 रुपये का। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई पेंसिल बॉक्स पर कितना लाभ कमाएगा वो, पेंसिल बॉक्स पर कितना लाभ कमा लेगा भाई। अब देखिए 84 पेंसिल बॉक्स का जो सेलिंग प्राइस कितना आया था आपके पास, सॉरी यहाँ पे है 6720 रुपये, और एक पेंसिल बॉक्स पर लाभ कितना कमाया था उसने 20% का, तो यानी 6720 पे कितना कमा लेगा वो, आप क्या कर दोगे इसकी मल्टीप्लाई कर दोगे, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 दूनी 4, अच्छा 7 दूनी 14, एक बचेगा, अगर 2 6 के 12 और 1 13, यानी 1344 रुपये का क्या कमा लेगा भाई, इन 84 पेंसिल बॉक्स पर वो लाभ कमा लेगा भाई। अभी पूछा क्या गया था कि भाई 2 सप्ताह का उसका लाभ बताना था। देखो ये क्या है, 2 सप्ताह का कॉपियों पर लाभ है, ये क्या है 2 सप्ताह का पेंसिल पर लाभ है, तो आपको टोटल बताना था इनका। बस आप क्या कीजिए, जो ये वैल्यू आई है इनको ऐड कर दीजिए, 252 प्लस 1344, तो कितना लाभ कमा लेगा वो 2 सप्ताह में, आप बोल दोगे 4 2 6, 4 5 9, 13 2 15, 1596 रुपये का। तो ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कि भाई वो 2 सप्ताह में कितना लाभ कमा देगा।
आप बोल दोगे 1596 का। आशा है प्यारे दोस्तों जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। आप 1 से 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को देखेंगे तो आप इसको बिल्कुल ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। चलिए प्यारे दोस्तों हम चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं एक बात फिर बोल रहा हूँ प्यारे दोस्तों, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से वीडियोस देख के आप उनकी प्रैक्टिस लगा सकते हो, या आरएस अग्रवाल का मैथ है आप उनसे भी इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। डाउट हो आप कमेंट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने कहा है कि भाई एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी क्या है अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अनुत्तीर्ण का मतलब क्या होता है, फेल होना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई किस किस में फेल हुए अभी ये, एक तो था भाई मैथ में यानी गणित में, और एक क्या सब्जेक्ट था हमारे पास यहाँ इंग्लिश था भाई। अब मैथ में कितने प्रतिशत फेल हुए थे, ये थे 42% यानी 42% थे भाई। इंग्लिश यानी अंग्रेजी में कितने फेल थे भाई, आप बोल दोगे 52% भाई। ये क्या निकाल रहे हैं हम भाई, ये है अनुत्तीर्ण। अब आगे पढ़िए, इसने क्या कहा है आपको कि भाई 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए भाई, यानी इसमें और इसमें कुल मिलाकर कितने हैं हमारे पास, आप बोल दोगे दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है 17%। आगे लास्ट में क्या बोल रहा है इसमें, यदि दोनों विषय में केवल और केवल 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हो, यहाँ परसेंटेज नहीं दिया गया है, खाली उनकी संख्या दी गई है भाई, यानी जो पास हुए हैं वो कितने विद्यार्थी है, हमारे पास 46 विद्यार्थी है। तो हमको क्या बताना है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, यानी कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी है। ये क्वेश्चन आपको निकालना है। अब देखिए प्यारे दोस्तों, ये हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार इस टाइप का जो क्वेश्चन है एग्जाम में रिपीट हुआ है, तो आप इस क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा भी। अब यहाँ से देखिए प्यारे दोस्तों, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण कितने थे, तो आप बोल दोगे 17%। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भी एग्जैक्ट गणित में कितने अनुत्तीर्ण हुए होंगे, तब आप मुझको क्या बोलोगे, 42% में से 17% माइनस करके आप मुझको बता दोगे, यानी यहाँ 12 में से 7 गया, क्या बोल दोगे 5 बचेगा, और 3 में से 1 गया 2 बचेगा, यानी 25% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हुए, केवल और केवल मैथ में मतलब गणित में फेल हुए हैं। अब इंग्लिश में कितने थे भाई, 52%। मैं पूछूँ एग्जैक्ट केवल और केवल इंग्लिश में कितने फेल हुए हैं, तो आप मुझको बता दोगे इसमें से माइनस करके 17% से, यानी 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, तो आप कितना बोल दोगे, केवल केवल इंग्लिश में हुए हैं 35%। अब मुझको बताइए कि भाई ओवरऑल कितने अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो आप बोलोगे 25% प्लस 35% और प्लस आपको ये 17% भी इसमें इंक्लूड कर लेने हैं। तो ओवरऑल फेल कितने हुए हैं, 7 और 5 12 और 5 17, आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 और 1 2, 2 और 3 5 और 2 7, यानी 77% ऐसे विद्यार्थी हैं जो क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं, फेल हुए हैं। अब लास्ट में क्या लगा है, इसमें परसेंटेज लगा है, मीन्स टोटल विद्यार्थी कितने रहे होंगे, 100 रहे होंगे। यदि 100 में से 77% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, तो उत्तीर्ण कितने हुए होंगे, तो आप मुझको बोल दोगे 23%। ये जो विद्यार्थी हैं ये कितने क्या रहे होंगे, उत्तीर्ण रहे होंगे भाई, मतलब ये पास रहे होंगे। अब 23% की वैल्यू मुझको किसके इक्वल दी गई है, क्योंकि ये भी उत्तीर्ण है और ये भी उत्तीर्ण है, दोनों यूनिट आपस में क्या होगी, सेम होगी,
तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 23% बराबर रहेगा आपका 40 के। तो मुझको यहाँ से बताइए कि भी 1% की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास 40, ये गुणा में था उधर जाके आपका भाग में मीन्स मतलब डिवाइड में चल जाएगा। अब पूछा क्या गया था आपको कि कुल विद्यार्थी कितने हैं। परसेंटेज के केस में जब कुल पूछा जाता है वो आप क्या मानोगे 100% मानते हो। तो इसको 100% बनाने के लिए मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब यह कितना आ जाएगा 23 दूनी 40, 100 दूनी 200, यानी 100% की जो वैल्यू है मेरे पास कितनी आई, आप बोलोगे 200। यानी मैं कह सकता हूँ जो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी रही होगी, आप बोल दोगे 200 रही होगी। ये है प्यार दोस्तों मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर। तो ऐसा है प्यार दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा फिर नेक्स्ट वीडियो में इनको रिपीट करवा दूंगा अभी। चलिए दोस्तों आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इसने कहा है कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, यानी जो हाउस रेंट है ना, घर का जो किराया है उस पर कितना खर्च कर रहा है वो, आप बोलोगे 25%, मतलब 25% भाई। और जो खाद्यान्न है भाई, यानी जो खाने का सामान आता है घर में, जो फूड का सामान आता है उस पर कितना खर्च कर रहा है वो 5%। यहाँ पर हम लिख देंगे उसको। खाद्यान्न पर कितना खर्च किया उसने, आप बोल दोगे 5% भाई। आगे पढ़िए। और यात्रा यानी ट्रैवल पर कितना खर्च किया उसने 15%, यानी हम लिखेंगे यात्रा पर जितना खर्च किया उसने, तो आप क्या बोल दोगे 15%। एंड आगे पढ़ते जाइए। और क्लोथ्स पे भी, यानी कपड़ों पर कितना खर्च किया उसने, आप बोलोगे 10% भाई, यानी 10%। एंड आगे क्या बोला है, तथा वो लास्ट में 27,000 रुपये बचाता है, मतलब उसकी क्या दी गई है आपको, बचत यानी सेविंग दी गई है भाई। वो कितनी दी गई है 27,000 रुपये भाई। तो आपको क्या निकालना है, उसका अजय की मासिक आय निकालनी है, मतलब उसकी जो मंथली इनकम है ना वो आपको बतानी है कितनी रहेगी। अब देखिए प्यार दोस्तों, मैं इसको बिल्कुल आपको आसान तरीके से कराता हूँ। अब ये क्या था भाई, घर पर यानी किराए पर इतना खर्चा कर रहा था, खाद्यान्न पर इतना खर्चा, यात्रा पर इतना और कपड़ों पर इतना खर्चा है, यानी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पार्ट है, यदि मैं आपसे पूछूँ ये क्या है उसका, आप बोल दोगे इसका अजय का खर्चा है ये इतना। अब मैं देखूँ यदि इन सभी को ऐड कर लूँ तो मेरे पास टोटल खर्चा कितना आएगा, तो आप बोलोगे 15 और 5 20, 20 और 10 30, 30 और 25 कितना हो जाएगा 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, 50 और 5 55, यानी 55% क्या आ गया मेरे पास, एक्सपेंडिचर आ गया, खर्चा आ गया। यदि मैं अब इसको सोल्व करूं, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100, तो यहाँ से मेरे पास फ्रैक्शन वैल्यू क्या मिली, आप बोल दोगे 55/100। यदि मैं इसको थोड़ा और इजी करूं तो 5 से ये दोनों फंक्शन कैंसिल हो जाएंगे, मेरे पास कितना आएगा यहाँ पे इजी फ्रैक्शन होके 11/20। यानी यदि मैं 20 रुपये कमा रहा हूँ, यानी यदि मेरी 20 रुपये मंथली इनकम है और मेरा मंथली खर्चा है यानी जो एक्सपेंडिचर है वो 11 रुपये है, तो मेरी मंथली सेविंग कितनी होगी, तो आप क्या बोल दोगे मेरी मंथली सेविंग 9 यूनिट होगी। आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मेरी मंथली सेविंग एक्चुअल में है कितनी 27,000 रुपये, तो मीन्स आप क्या बोलोगे कि 9 जो यूनिट की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी 27,000 रुपये के बराबर होगी। तो यहाँ से बताइए कि 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, आप बोलोगे 27,000, ये गुणा में तो उधर जाके भाग में हो जाएगा 9 × 27, मीन्स 1 यूनिट की वैल्यू आई है मेरे पास 3,000 रुपये। अभी मुझको पूछा क्या गया था कि भाई उसकी जो मंथली आय है इनकम है वो बतानी है। मंथली इनकम कितनी थी मेरी, वो थी मेरी 20 यूनिट भाई।
और मुझको पता है 1 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 3000 के, तो 20 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे, गुणा कर दोगे 3000 से, तो यानी 3 और 1 4, 4 तो जीरो ये आ गई आपके पास, 3 दूनी 6, यानी 60,000 रुपये क्या थी उस अजय की मंथली इनकम थी भाई, आय थी। तो प्यारे दोस्तों ये है मेरे पास रिक्वायर्ड आंसर 60,000 रुपये। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको आ गया होगा। अब इसी के साथ हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको इसने बोला है राम की मासिक आय का 20% वह अपनी घरेलू वस्तुओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पर, अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय बतानी है। देखिए प्यारे दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने अभी करवाया था आप सोच रहे होंगे बिल्कुल वैसा का वैसा है, लेकिन आपको रुकना है। उस जो क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था उसमें कहीं भी आपको एक वर्ड यानी शेष वर्ड रिमेनिंग पार्ट नहीं लिखा था, लेकिन जो क्वेश्चन इसमें दिया गया है उसमें आपको क्या दिया गया है, शेष का दिया गया है। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों ही क्या होंगे, बिल्कुल अलग होंगे भाई। लेकिन निकालना कैसे है वो मैं आपको अब सिखाता हूँ। अब आपको क्या निकालनी थी, उसकी मासिक आय निकालनी थी। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं जो उसकी मंथली इनकम होगी एंड जो उसकी मासिक आय होगी वो मैं मान लेता हूँ 100 यूनिट होगी भाई, ये इतना मैंने मान लिया। अब इसने कहा क्या था भाई, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू वस्तुओं पर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है उसका वो कितना खर्चा कर रहा है भाई, वस्तु पर खर्च, वो था भाई कुल आय का 20% था भाई। तो मतलब हम इसका 20% निकालते हैं, कितना बनेगा, आप बोलोगे 20 रुपये, यानी 20 रुपये तो क्या कर दिया उसने अपने घरेलू वस्तुओं पर खर्च। अब आगे पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। अब इसने वर्ड क्या बोला, शेष आय का। अब शेष आय कितनी बचेगी उसके पास, आप मुझको आसानी से बता सकते हो, 100 में से 20 को माइनस करके मतलब 80 रुपये। अब शेष आय मेरे पास 80 रुपये बच गई, क्योंकि जो है शेष आय का 15% वह पुस्तकों पर खर्च करता है, यानी बुक्स पर उसका जो एक्सपेंडिचर है ना भाई वो कितना है, 15% है। तो मतलब यहाँ से हम निकालते हैं इसका 15%। 15% का मतलब क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 2 चौके 8, 4 तिये 12 रुपये किस पे खर्च कर रहा था भाई, पुस्तकों पर खर्च कर रहा था, मतलब बुक्स पर भाई। आगे पढ़िए प्यारे दोस्तों, तथा शेष आय का 30% क्या कर रहा था, अपने कपड़ों पर खर्च करता है। अब देखिए शेष कितना बचेगा, यानी यहाँ से यदि 80 में से मैं 12 को माइनस कर दूं, अब ये नेक्स्ट शेष आएगा मेरे पास। अब कितनी बचेगी शेष आय, यानी 80 में से 12 को माइनस कीजिए, तो 10 में से 2 गया आप बोलोगे 8 बचेगा, 7 में से 1 गया 6 बचेगा, यानी क्या बच गए मेरे पास अब 68 रुपये बच गए। नुका अब इनको है जो मेरे पास शेष आय बची है, नुका इस पर क्या कर रहा था वो 30% कपड़ों पर खर्च कर रहा था इस आय का, यानी क्लॉथ पर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना था 30%। मतलब हम इसका क्या निकाल देंगे यहाँ से 30% निकाल देंगे, 30% निकाल लेंगे कितना बनेगा आपके पास। अब इसको सोल्व कीजिए, अच्छा 3 8 24, यहाँ पे आएगा 2, अच्छा 6 3 18 2 20, बटे में क्या था आपके पास 10, तो ये आ गया आपके पास एक से बाद डेसिमल 20.4, मतलब 20 पे 40 पैसे वो किस पर खर्च कर रहा था, वो अपने कपड़ों पर खर्चा किया था उसने। आगे पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, यदि उसके पास 9520 रुपये बचते हैं,
यानी उसकी क्या दे रखी है, बचत दी गई है। अभी यहाँ पर लिखवाता हूँ मैं 9520 रुपये। अभी यहाँ से इसको जोड़िए प्यारे दोस्तों, पहले तो कि भाई उसने टोटल खर्चा कितना कर दिया। देखिए ये भी क्या है, उसका खर्चा है, ये भी क्या है, उसका खर्चा है, और ये भी क्या है, उसका खर्चा है। भाई पहले तो हम टोटल देख लेते हैं उसका खर्चा कितना है। आप क्या बोलोगे, 20 + 12 + 20.4। तो जब इनको जोड़ते हैं कितना हो जाएगा आपके पास ये, अच्छा ये आ जाएगा आपके पास 30 32, और 32 और 20 कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 42 52, यानी 52.4 भाई। अब देखिए मेरे पास टोटल आय कितनी थी मेरी, 100 यूनिट या 100 रुपये थी भाई। यदि मैं क्या करता हूँ, आय में से व्यय को यानी खर्चे को माइनस कर देता हूँ मैं, मेरे पास क्या बचेगी, सेविंग यानी बचत बचेगी ना। अब मेरे पास आय कितनी थी, आप बोलोगे 100 रुपये थी या 100 यूनिट थी। खर्चा कितना था मेरा टोटल, 52 रुपये 40 पैसे था। तो मेरी बचत कितनी आ जाएगी यहाँ से निकल के, देखिए इसको सोल्व कीजिए, मैं यहाँ पे करा देता हूँ डायरेक्टली आपको। 10 में से 4 गया आपके पास 6 बचेगा, 9 में से 2 गया आपके पास 7 बचेगा, 9 में से 5 गया 4 बचेगा, यानी 47 रुपये 60 पैसे क्या थी, उसकी मंथली की सेविंग थी। लेकिन एक्चुअल में मंथली की सेविंग है कितनी उसकी, 9520। देखिए ये भी उसकी सेविंग आई, ये भी सेविंग है, तो ये वैल्यू मैं इसकी इक्वलिटी टेक सकता हूँ। मीन्स 97.6 जो यूनिट की वैल्यू है वो किसके इक्वल मान सकता हूँ मैं, 9520 की। तो अब मुझको यहाँ से बताइए कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास क्या रहेगी। आप बोलोगे 9520, ये गुणा में तो उधर जाके क्या आ जाएगा आपके पास भाग में, मतलब 47.6। इसका डेसिमल हटाएंगे बटे में 10 जाएगा, और ये 10 क्या आ जाएगा, भाग से ऊपर जाके गुणा में चले जाएगा भाई, यानी ये डेसिमल आपकी हट जाएगी। अब सोल्व करते हैं। पहले तो सिंपली ये किससे हो सकता है, 2 से कैंसिल कर लेते हैं इसको, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, ये 5 से जाएगा। नेक्स्ट टाइम फिर 2 से करते हैं। अच्छा 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 नी में 18 भी, ठीक है ना। 2 एकम 2, 3 में 2, 2 नी में 18। अब इसको 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना बचेगा, 2 चौके 8, 9 में से 8 गए 1, 2 से 14, अच्छा 15 में 14 गया 1, 2 छके 12, यहाँ 0 आ जाएगा। अब देखते हैं भाई, यहाँ तो ऊपर बचा 4760, अब ये किसी से कैंसिल तो हो नहीं रहा तभी, यानी हम एक बार देख लेते हैं 119, और इसका लास्ट डिजिट 6 तभी। 6 कैसे आ सकता है, चौके पे करते हैं, 9 दूनी 18, 9 7 9 चौका 36, 3 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4, मतलब 476। तो किससे कट जाएगा भाई आपका ये, चौके पे, यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 40। तो 40 पंजे कितना हो जाएगा आपके पास, आप बोल दोगे 4 पंजे 20, 200 रुपये। इतना होने के बाद अभी आपको निकालना क्या था उसकी, यहाँ पे मैंने लिखा होगा प्यारे दोस्तों, शायद नहीं लिखा, तो ये लिख रखा। तो उसने ये पूछ रखा कि उसकी मासिक आय कितनी होगी। तो मासिक आय आपने इसकी 100 यूनिट या 100 रुपये माननी थी। तो यहाँ से देखिए 1 यूनिट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 200, तो 100 की कितनी आएगी, आप मल्टीप्लाई कर दोगे 100 के साथ 200 की, तो ये बन जाएगा 2 और 2 4, 2 एकम 2, यानी 20,000 रुपये क्या थी उसकी मंथली इनकम थी। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। नॉर्मल तरीका है, बस थोड़ा आपको अपनी कैलकुलेशन को बढ़ाना है और कुछ नहीं होगा भी, सिर्फ कैलकुलेशन ही है इसमें, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है, अपनी कैलकुलेशन को तेज करना है। अब चलिए प्यारे दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, इसने कहा है कि भाई मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया।
अच्छा, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अच्छा, बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपये मिले तो उसके पास कितना धन था। देखिए प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है। एक तो जो मैं बेसिक यहाँ पे करवाऊंगा, ठीक है ना, जो लॉजिकल ही होगा आपका। सेकेंडली आप इसको बाय हिट एंड ट्रेल मेथड से कर सकते हो, मतलब बाय ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। अब हम इसको डायरेक्ट लॉजिक को देखते हैं कि भाई हम इसको कैसे निकाल सकते हैं भाई। अब इसने क्या बोला था कि भाई मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग क्या दे दिया, अपनी पत्नी को दे दिया। अब हम मान के चलेंगे मिस्टर अग्रवाल के पास कुल धन कितना था, वो हम मान लेते हैं फिलहाल के लिए 100 यूनिट था भाई। अब इस 100 यूनिट में से अपनी पत्नी को कितना दे दिया उसने, पत्नी का जो धन है वो हम निकाल लेंगे। यानी ये बोल रहा है 30% दे दिया। 30% का मतलब 30/100। आप इसको कैंसिल करते हो तो आप बोल दोगे 100 यूनिट या 100 रुपये दे दिए भाई। अब इसने क्या बोला है, आगे पढ़ते हैं इसमें। शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। अब यहाँ से शेष कितना धन बच गया उसके पास अपनी पत्नी को देने के बाद, आप बता सकते हो बिल्कुल आसानी से। टोटल उसके पास 100 रुपये थे या 100 यूनिट धन था, उसमें से मैं यदि 30 को माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बचेगा वो शेष धन बच जाएगा ना। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्या बोल रहा कि भाई जो ये 70 रुपये बचे हैं, इस 70 रुपये को उसने क्या किया, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को दे दिया। यानी पुत्री के पास अब कितना धन आ जाएगा, अब शेष का बोल रहा था ना, तो आधा कितना बनेगा 70 का, डिवाइड कर दो 2 से, आप बोलोगे 35 यूनिट या 35 रुपये आप उसने किसी को दे दिया, अपनी पुत्री को दे दिया। एंड आगे आपको क्या बोला गया है, जो धन उसके पास बच गया उसने उसको क्या बांट दिया, अपने 5 पुत्रों में बराबर बराबर करके बांट दिया। अब मुझको बताइए शेष धन कितना बच गया उसके पास, आप क्या बोलोगे, 70 में से 35 को माइनस करके मुझको बता दोगे कितना बचेगा शेष धन उसके पास, 35 रुपये। अब इसने क्या किया, यहाँ से समझने वाला क्वेश्चन है, जो ये 35 यूनिट धन बचा था उसके पास, 35 रुपये बचा था, उसने क्या किया, इस धन को 5 पुत्रों में बराबर बराबर बांट दिया। यानी जो उसके 5 पुत्र थे उसमें बराबर बराबर बांट दिया। तो मुझको बताइए यहाँ से एक पुत्र को कितना धन मिलेगा, आप बोलोगे 35/5, 5 सत्ता 35, यानी 7 यूनिट धन मिलेगा। अब आगे पढ़ते हैं इसमें। यदि प्रत्येक पुत्र को 14,000 रुपये मिले, देखो यहाँ पर प्रत्येक पुत्र को हमारे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा था, 7 यूनिट, लेकिन एक्चुअल में दिया कितना गया है, 14,000 रुपये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भाई 7 जो यूनिट की वैल्यू होगी, क्योंकि ये भी एक को मिल रहा था, वो बराबर होगी किसके, 14,000 रुपये के भी, क्योंकि ये भी एक को ही मिल रहा था। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी बोलोगे आप, आसानी से बता सकते हो, वो कितनी होगी, 2,000 रुपये होगी। पूछा क्या गया था इसमें कि भाई उसके पास, मतलब मिस्टर अग्रवाल के पास कुल कितना धन था, तो वो हमने क्या मान रखा था, 100 यूनिट या 100 रुपये। अब यहाँ से मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2,000, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप आसानी से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 और 3 5, यानी 2,00,000 रुपये तभी। ये है प्यारे दोस्तों हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए प्यारे दोस्तों, इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इसने कहा है कि एक विद्यालय में छात्राओं का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग क्या है, 12 वर्ष से कम आयु का है। मतलब यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ, 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी। मार्कर चेंज कर लेते हैं प्यारे दोस्तों इस 1 मिनट के लिए।
अब देखिए विद्यार्थियों में क्या आता है आपका, छात्राएं भी आती है और क्या आते हैं, छात्र भी आते हैं। यहाँ पर 1 मिनट के लिए मैं क्या लिखता हूँ, छात्राएं लिख लेता हूँ, और यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ मैं, छात्र लिख लेता हूँ। अब छात्राएं कितनी है भाई, जो 12 वर्ष से कम की हैं, तो आप क्या बोलोगे, 1/5 भाग, यानी इन्होंने नंबर नहीं दिया है, खाली उनका एक भाग दिया है। और छात्र कितने थे, जो 12 वर्ष से कम आयु के थे, वो थे 1/4 भाग था भाई। अब प्यारे दोस्तों मुझको यहाँ से बताइए, यानी पहले हम 1 मिनट के लिए क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। इसने क्या कहा है, यदि विद्यालय में कुल 1000 विद्यार्थी हो, यानी कुल विद्यार्थियों की यहाँ पे संख्या दे दी गई है आपको, वो कितनी दी गई है, आपका हो गए 1000 दी गई है। आगे क्या पूछा गया क्वेश्चन में, और इनका 2/5 भाग छात्राएं हैं, ठीक है ना, छात्राएं का भी पार्ट दिया गया है इन्होंने, कितना है, 2/5 भाग भाई। अब आपको पूछा क्या गया है, जो 12 वर्ष या उससे अधिक आयु का है उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है। मतलब 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों का प्रतिशत भाई, का प्रतिशत, ये क्वेश्चन आपको इसमें फाइंड करना है। अब प्यारे दोस्तों अब मुझको ये पता चल गया कि भी मेरे पास 1000 क्या थे, कुल विद्यार्थी थे, जिसमें कि छात्राएं कितनी थी, 2/5 थी। तो मतलब मैं यहाँ से छात्राओं की एग्जैक्ट संख्या निकाल सकता हूँ ना, कि भाई छात्राएं कितनी होंगी, आप बोल दोगे 5 दूनी 10, 200 दूनी 400। अब 400 यदि छात्राएं हैं तो छात्र कितने होंगे, टोटल कितने थे, 1000 थे, और 1000 में से यदि मैं 400 को माइनस कर दूं तो ऑटोमेटिक मेरे पास छात्र की संख्या आ जाएगी, जो क्या बोलोगे आप, 600 छात्र थे। अब इसने क्वेश्चन क्या किया था आपको, जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक होगा। अब मुझको बताइए 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी कितने थे, 1/5, और जिसमें कि ये छात्राएं थी, और छात्र क्या थे, 1/4। मैं यहाँ पर एक बार और लिख लेता हूँ, छात्राएं और छात्र। यदि देखो 5 में से यदि एक हिस्सा छात्र है 12 वर्ष से कम का है, तो 5 में से एक गया 4, तो 5 में से 4 हिस्से क्या होंगे, जो छात्राएं होंगी वो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक की होंगी। ऐसा ही है प्यारे दोस्तों, यदि 4 में से एक हिस्सा छात्र 12 वर्ष से कम का है, तो 4 में से एक गया 3, तो 3 जो विद्यार्थी होंगे, 4 में से 3 हिस्से विद्यार्थी होंगे, वो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के होंगे। तो यानी मैं लिख सकता हूँ 3/4 लिख सकता हूँ। अब इसने क्या पूछा था, 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक विद्यार्थियों का प्रतिशत पूछा था। अब मेरे पास छात्राएं कितनी थी, आप बता सकते हो, 400 थी। तो 12 वर्ष से अधिक एग्जैक्ट जो छात्राएं है वो कितनी आ जाएंगी, 400 का 4/5 निकाल दो आप, 5 अट्ठे 40, 80, 800 का 32, मतलब 320 आ जाएगा मेरे पास। अब मेरे पास छात्र कितने थे, जो 12 वर्ष या इससे अधिक थे, तो वो थे मेरे पास 600। अब 600 का 3/4 निकाल दो, आप आसानी से बता सकते हो कितने थे। देखिए 15 चौके क्या होता है, 60 होता है ना, तो 15 45, यानी 450 मेरे पास क्या थे, छात्र थे, जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक के आयु के थे। यदि वो इतना ही पूछ लेता तो ये हमारे पास आंसर थे, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है। तो टोटल कितना आएगा, जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक का है, तो आप बोल दोगे 320 प्लस 450, मैं ये लिखवा देता हूँ, प्लस 450। आप क्या बोलोगे, 300, 400, 700, 770, यहाँ लिख सकते हैं हम इसको। 470 ऐसे विद्यार्थी है जो क्या है, 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। लेकिन परसेंटेज कैसे निकलता है, मैंने बोला है जिसका हमको निकालना होता है वो हमेशा टोटल से निकलता है। टोटल विद्यार्थी कितने थे, 1000 थे, और किसी भी नंबर को प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, 100 से मल्टीप्लाई यानी गुणा। यहाँ से 2 जीरो से आपकी 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, मतलब 77% विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो मतलब हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर कितना आ गया, 77% आ गया अभी। तो आशा है प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
इसी के साथ प्यारे दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपको, इसने कहा है कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय का 15% के और बराबर है सी की आय के 20% के। यानी इसने क्या कहा है, ए की आय का 10%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी 10% बराबर है किसका, किसके, बी की आय के 15% के। बी की आय के 15% का मतलब, 1 मिनट के लिए मैं परसेंटेज लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो ये 15% और ये बराबर है किसके, सी की आय के का मतलब मल्टीप्लाई में 20% के भी। जो दिया गया है हमने वो लिख लिया है। आगे क्या गिवन है, क्या मेंशन है, यदि ए बी सी की कुल आय 78,000 रुपये हो, यानी आपको क्या दिया है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी तीनों की आय का जो सम है यानी योग है वो 78,000 रुपये दिया है। आपको पूछा गया है इसमें क्वेश्चन कि भाई बी की आय बताए। इसी के साथ मैं आपसे 2 क्वेश्चन और पूछता हूँ कि भाई मुझको ए की आय भी बताए और सी की आय भी बताए। तो देखिए भैया दोस्तों अब इसको कैसे करेंगे। अब आपको ये क्या दी गई है, तीनों वैल्यू आपस में इक्वल दी गई है। आपको क्या करना है, पहले तो नॉर्मली इनको सोल्व करना है, मीन्स इसको फ्रैक्शन में लेके आना है। फ्रैक्शन में कैसे करोगे आप इसको, देखिए यहाँ ए 10% के नाम का बटे में 100। अभी देखिए इनको कैंसिल मत कीजिए, बराबर है बी का 15%, 15 बटे में क्या आएगा 100, बराबर है सी का 20%, 20 बटे में 100। इनको कैंसिल मत कीजिएगा। अब इसका रीज़न क्यों क्या बताया मैंने, क्योंकि ये सभी वैल्यू आपस में इक्वल है, तो मतलब मैं इससे और इससे ये सभी टर्म कैंसिल कर सकता हूँ आपका। और देखिए ये 5 से कैंसिल, 5 से और 5 से, मतलब 5 दूनी 10, 5 दिए 15 और 5 चौके 20। यानी मेरे पास यहाँ आया 2a बराबर है 3b के और बराबर है किसके, 4c के। यदि किसी भी तरीके मुझको ए और बी और सी की यूनिट मिल जाए, मैं इस क्वेश्चन को आसान तरीके से निकाल सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको ये यहाँ पे समझाता हूँ। अब समझाने के लिए आपको इतना मेरे ख्याल से आसानी से समझ में आ गया होगा। इसमें आपको आगे क्या समझना है, इसमें से आपको कोई 2 वैल्यू उठानी है। पहले मैं उठा लेता हूँ इन 2 को। इसने क्या दिया है आपको कि भाई 2a की वैल्यू किसके बराबर है, 3b की, b के बराबर है। यहाँ से मैं लिखता हूँ a को एच टी, ये b गुणा में इधर आके भाग में आ जाएगा। तो यहाँ 3 तो नुकानू रहेगा, ये गुणा में तो उधर जाके भाग में, मतलब यहाँ से बट्टे का मतलब क्या होता है, रेशो, a रेशो b, यानी a अनुपात b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 3:2 आ गई। देखिए ये जो थोड़ा कॉन्सेप्ट है रेशो एंड प्रोपोर्शन का है, अनुपात समानुपात का। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको भी आपको अच्छी तरीके से कराऊंगा और जब हम उसको करेंगे उसमें आपकी ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। अब इतना हो गया अभी। अब आपको क्या करना है, ये 2 वैल्यू उठा ली। अब आप इन 2 वैल्यू को उठा लीजिए, मतलब 3b की वैल्यू किसके बराबर दी गई है आपको, 4c के बराबर दी गई है। ये तो b तो नुकानू रखना, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा आपके पास, 4 ये गुणा में था भाग में हो जाएगा। मतलब b अनुपात c की जो वैल्यू है कितनी आई आपके पास, 4:3 आ गई b। यानी ए बी की इतनी है, बी सी इतनी है, यानी 3 करेक्टर है जिसमें बी दोनों में क्या है, कॉमन है बी। अब हमको करना क्या है इसमें कि जो ए बी और सी का रेशो निकालना है यहाँ पे, यानी ए रेशो बी रेशो सी को निकालते हैं। अब ए बी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, आप बोल दोगे 3:2 थी। बी सी की वैल्यू कितनी थी मेरे पास, 4:3 थी भाई। यहाँ देखो जो डिजिट लास्ट में होगा यहाँ रेशो का साइन डाल के उसको यहाँ लिख देंगे, यहाँ डिजिट शुरू में होगा रेशो का साइन डाल के यहाँ लिख देंगे, और इनकी क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई करनी है आपको। तो यहाँ से कितना मिलेगा आपको, 4×3=12, 4×2=8, 3×2=6। ये आ गया इनका रेशो। लेकिन रेशो का मतलब क्या होता है, छोटे से छोटा। तो इनको हम सोल्व करें, और 2×6=12, 2×4=8, 2×3=6, एक ही नंबर से ये कैंसिल होने चाहिए थे।
तो मतलब ए रेसो बी रेसो और सी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 6:4:3, 6:4:3। अब मैं अपने अकॉर्डिंग टोटल यूनिट देखो कितनी बनेगी मेरे पास, 6 और 4 10 और 3 13, यानी मेरे पास आ गई 13 यूनिट। अब देखिए प्यारे दोस्तों, अब 13 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, क्योंकि ये टोटल है और टोटल दिया कितना गया था आपको, 78,000 रुपये दिया गया था। तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 13 पंजे 13 6 78, यानी 6,000 रुपये भी। अब मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू आ गई। अभी आपको बताना क्या था, अभी पहला क्वेश्चन बी की आय कितनी होगी। तो बी की आय कितनी थी, आप बोल दोगे 4 यूनिट थी भाई, और एक यूनिट की वैल्यू कितनी आई हमारे पास 6, तो 4 की कितनी बनेगी, 6 चौका 24, 24,000 रुपये आ जाएगी भाई। पहला क्वेश्चन आपका ये निकल गया भाई। अब मैंने इसी के साथ 2 क्वेश्चन अपने पास से पूछे थे, आप बता सकते हो। ए की आय कितनी थी, आप बोलोगे 6 यूनिट थी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6,000 रुपये थे, तो 6 की कितनी होगी, आप बोल दोगे 36,000 रुपये। अच्छा, सी की एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, सॉरी सी की यूनिट कितनी दे रखी है 3, और एक यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है 6,000 के, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, आप बोल दोगे 18,000 रुपये के। तो प्यारे दोस्तों, इस तरीके से हम किसी भी टाइप का ये क्वेश्चंस निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट था रेशो एंड प्रोपोर्शन का, लेकिन मुझे आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार और बताता हूँ, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो RS अग्रवाल के हैं। आप मैथ उठाइए, उनसे प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम अपनी वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और प्लीज़ 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 प्यारे दोस्तों सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।